आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। वैसे तो अमूमन हम अपने चैनल पे आपको पाकिस्तान और अमेरिका की दरमियान जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बताते हैं। उसके बाद अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करते हैं। आलमी दुनिया के अहम मामलात के हवाले से मैं आप लोगों को आगाह करता रहता हूं। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को डी नोटिफाई किया गया है। तो मेरे पास चंद ऐसी मालूमात हैं इस हवाले से जो आपको अब तक किसी भी सोशल मीडिया चैनल या किसी भी चैनल के जरिए आपको नहीं मिली होगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा 15 जनवरी 2019 को जो वजीर आजम से फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कौन सी वजारत मांगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि वजीर आजम के किस दोस्त को MD-PTV फिरदौस आशिक ऐवान ने नहीं लगाया, वो दोस्त इस वक्त किस पोजीशन पे है। जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिरदौस आशिक ऐवान जब उन्होंने कलमदान संभाला है वजारत इत्तलात का तो उसके बाद किस किस की नौकरियां उन्होंने ख़त्म करवाई हैं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि बुनियादी तौर पे जो तहरीक इंसाफ में कौन लोग थे जो कि फिरदौस आशिक ऐवान से खुश नहीं थे। इन तमाम मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम जो मालूमात हैं उससे आगाही हासिल हो। मैंने वजारत इत्तलात काफ़ी अरसे कवर की है। परवेज़ रशीद हो, मरियम औरंगज़ेब, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी और उसके बाद फिरदौस आशिक ऐवान। तो मैं इन सब के साथ साथ रहा हूं क्योंकि बतौर बीट रिपोर्टर मेरी जिम्मेदारी थी कि वजारत इत्तलात में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उस पर निगाह रखी जाए और जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो अपनी बीटों में वजीर से या उसके मातहत लोगों से दिन में 2-3 दफ़ा लाजमी राब्ते में रहते हैं। तो इन लोगों की काफ़ी जो है वो गहरी निगाह होती है वजारत पे और वजीर पे। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों ने फिरदौस आशिक ऐवान को कबूल नहीं किया। उसमें सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले डार बरादरान भी थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा बड़ा नाम आए जो पहले भी एक दफ़ा जिसको वजारत मिल चुकी हो। उसके बाद हमने देखा कि खैर कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुई फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा और उसके बाद जब टिकटों की तकसीम की बारी आई तो जो सूबाई असम्बली के टिकट थे वो इनकी मर्जी के तहत नहीं दिए गए, लेकिन ये फौरन बनीगाला पहुंची और अपनी मर्जी के लोगों को इन्होंने टिकट दिलवाया। मुझे इसका याद नहीं है कि वो 2 MPA थे या एक, लेकिन एक MPA को तो इन्होंने कंफर्म अपने जो पहले जिसका नाम का ऐलान हुआ था उसको टिकट नहीं दिया तहरीक इंसाफ ने। जिसको फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा लेकर गई थी उन साहब को जो है वो टिकट दिया गया था इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का। बुनियादी तौर पे जो सियालकोट का इनका हल्का है क्योंकि हमने उसमें विजिट भी किया, मैं बताऊंगा आपको हमने क्या क्या देखा। वो गुजर बिरादरी का उधर बहुत ज़्यादा होल्ड है और वो सब लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जो मैडम का अपना वोट बैंक है वो तो 40-50 हज़ार का है और ये हर इलेक्शन में वो लेती है। एक दफ़ा ये उस हल्के से इलेक्शन जीती भी थी और उसकी जब हमने वहाँ लोगों से वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि गुजर बिरादरी के ही 2-3 लोग खड़े हो गए थे जिसका फ़ायदा इनको हुआ। अब मैं आपको बताऊं जब वो इलेक्शन हार गई तो उसके बाद ये गायब हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उनमें से 80% इलेक्शन हार गए थे। राजा रियाज जीते थे और 1-2 और जीते थे जो पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आए थे। लेकिन जिन लोगों को आगे लाया गया उनमें नदीम अफजल चंद और फिरदौस आशिक ऐवान थे। दोनों को वजीर आजम ने 14 जनवरी 2019 को वजीर आजम ने नदीम अफजल चंद से मुलाकात की और उनको कहा कि आपको हम तर्जुमान वजीर आजम बना रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने इस पेशकश को कबूल किया और वो माविन खसूसी भी बन गए और तर्जुमान वजीर आजम भी बन गए। जिसके बाद अगले दिन 15 जनवरी को वजीर आजम ने फिरदौस आशिक ऐवान से मुलाकात की और उस मुलाकात में वजीर आजम ने उनको कहा, फिरदौस आशिक ऐवान को कहा कि हम आपको तर्जुमान वजीर आजम बना रहे हैं। तो उन्होंने फिरदौस आशिक ऐवान ने माजरत की वजीर आजम से। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार दुर्रानी जो कि उस वक्त माविन खसूसी थे, यूसुफ बेग मिर्जा जो उस वक्त माविन खसूसी थे, मैडम फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा ये दोनों मेरे मातहत काम कर चुके हैं। मैं वजीर थी, एक PTV में था, एक वजारत इत्तलात में था। मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आपकी तर्जुमानी का काम करूं, मुझे आप सोशल सेक्टर की वजारत दें, मैं खवातीन की बहबूद के लिए कुछ करना चाहती हूं। जिसके बाद हमने देखा कि उस मुलाकात के बाद कोई बात आगे नहीं बढ़ी।
दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी थे उनके इख्तिलाफात हो गए थे नईमुल हक से, और उसके बाद उनको वजारत से हटाने का फैसला हुआ। इब्तिदाई तौर पे जो फैसला हुआ था वो ये था कि बाबर एमान साहब को अगर ये नैब केसेस से क्लियर हो जाएंगे तो बाबर एमान को जो है वो मुशीर इत्तलात बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि 5 मुशीर थे, इसलिए बाबर एमान को, एक तो उनपे नैब केसेस भी चल रहे थे, वो खत्म नहीं हुआ था, और वो 5 मुशीर थे और छठा मुशीर नहीं आ सकता था, इसलिए बाबर एमान का फैसला उन्होंने मुलतवी किया। और एकदम से हमने देखा कि उसके फिरदौस आशिक एवान साहिबा को वजारत इत्तलात का कलमदान दिया गया। जब मैडम ने कलमदान दिया गया तो उसके बाद से ही पार्टी में एक सख्त मुखालफत का सामना रहा फिरदौस आशिक एवान को। सबसे ज़्यादा तो फवाद चौधरी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से खबरों में रहते थे, और वो ऐसे जुमले उनकी तरफ से काबीना में कहे जाते थे और वो बाहर फिर बताते भी थे दोस्तों को, तो वो खबरें भी बनती थी, जिससे काफ़ी जो है वो शुरू से पहले दिन से ही फिरदौस आशिक एवान को एक टफ माहौल मिला। फिर जो उसमें एक सबसे अहम बात थी वो ये भी थी कि तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल है वो बहुत एक्टिव था। इफ्तिखार दुर्रानी बहुत ज़बरदस्त उनकी स्ट्रेटजीज होती थी, बड़ा ज़बरदस्त वो मीडिया को संभालते थे। तो इनके मुस्तकिल जो थे इजलास होते थे, तो उसमें इफ्तिखार दुर्रानी, फैसल जावेद, नदीम अफजल चंद भी बैठने लगे थे बाद में, यूसुफ बेग मिर्ज़ा, फवाद चौधरी और जो मीडिया के मुख्तलिफ लोग थे वो बैठा करते थे, और ये मीटिंग डेली होती थी। लेकिन हमने देखा कि जब फिरदौस आशिक रहमान ने चार्ज संभाला तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मीटिंग्स खत्म हो गई। फिर जब मैडम ने चार्ज संभाला तो उसके बाद जो माविन खसूसी थे बहुत ज़्यादा इन थे इफ्तिखार दुरानी, पहले उनको खैबर पख्तूनख्वा भेज दिया गया और उसके बाद उनसे उनका ऑफिस ले लिया गया, और उसके 2-4 महीने के बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए। यही कुछ यूसुफ बेग मिर्ज़ा का हुआ कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा पहले खड्डे लाइन लगे और उसके बाद उन्होंने भी वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। तो वो जो मीडिया सेल था तहरीक इंसाफ का, जो एक बहुत जिसपे इमरान खान साहब की अपनी भी बड़ी निगाह होती थी और वो बड़ा लोग समझाते थे सबको कि इस तरह बात करो, इस तरह बात करो, इस तरह बात करो, वो मीडिया सेल तकरीबन खत्म हो गया। जब फिरदौस आशिक रहमान ने कलमदान संभाला तो उसके 3 हफ्ते के बाद वो अपने शहर सियालकोट गई। उस शहर के दौरे में बतौर सहाफ़ी इस्लामाबाद से एंकर्स और सहाफ़ी भी गए थे, तो मैं भी उसमें था। तो फिरदौस आशिक रहमान क्योंकि एक ज़हीन खातून हैं, उन्होंने अपने इलाके में लोगों के बड़े काम किए हैं, उनकी हमने बड़ी माँ से देखी है जिस तरीके से वो अपने इलाके के लोगों को जानती थी, उनकी वालिदा के नाम से, भाई के नाम से, बाप के नाम से। ये हर सियासतदान जो है वो इसके लिए इतना जानना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सियालकोट में दाखिल हुए और सियालकोट में शायद ही ऐसा इस्तकबाल किसी का हुआ हो और किसी ऐसे का हुआ हो जिसने अपना इलेक्शन हारा हो, कि 6 घंटे 5 से 6 घंटे सियालकोट में मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ रिसेप्शन हुए, जगह जगह ढोल दिए। पूरे सियालकोट को क्या पूरे पाकिस्तान को पता चला कि फिरदौस आशिक रहमान आज अपने शहर में गई हैं। और जबकि इसी शहर से उस्मान डार जब मामले खसूसी बने तो कोई उसमें हलचल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। वो जो उनका इंडिविजुअल एक हल्के में हुई होगी मिठाइयाँ तो वही बटी, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा। लेकिन ये क्योंकि एक ज़हीन खातून है और सियासत में सियासी चीज़ों को समझती थी, इसलिए इन्होंने अपना बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल कराया। उस इस्तकबाल के बाद एक टीवी चैनल ने काबीना इजलास के हवाले से खबर चलाई कि वज़ीर आज़म ने इजहार नाराज़गी किया, लेकिन उसको बाद में जो है इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई कि नहीं किया और ये किसी ने किया, और यानी कि ये सारे मामला जो है काबीना में चलते रहे। फिरदौस आशिक रहमान के खिलाफ जो भी खबर होती थी वो फौरन से काबीना इजलास के बाद मीडिया में आती थी, क्योंकि लोग बहुत मुखालिफ थे। इसके बाद फिर जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की वो ये है, जिस तरीके से बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ में आए। फवाद चौधरी तो पहले के आए हुए थे, लेकिन फवाद चौधरी भी पीपल्स पार्टी में रहे, फिर मुशर्रफ के साथ भी रहे। फिरदौस आशिक रहमान भी पीपल्स पार्टी में रही, मुशर्रफ के साथ भी रही, लेकिन फवाद चौधरी थोड़ा पहले से आए हुए थे। उसके बाद जो है हमने नदीम अफजल चंद तो अभी आए थे, लेकिन इनको तहरीक इंसाफ ने कबूल कर लिया क्योंकि उनका मिजाज, उनका अंदाज वो सबको लेकर चले। मैंने अपनी उसमें ये देखा कि फिरदौस आशिक रहमान जो हैं उन्होंने भी कोई खातिर नहीं डाली किसी को, उन्होंने भी किसी को ऐसी खास लिफ्ट नहीं कराई, और एक ऊपर से आने की जिसको आप कहें कि उनको ज़रा सा एक आदत थी। और उसकी वजह मेरे ख्याल से ये थी क्योंकि उनको इस बात का पता था कि ये पार्टी में कोई उनको पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद एक अहम कलमदान उनको दिया हुआ है, और जिस भी तरह उनको वो कलमदान मिला तो वो अपने उसी
जो अपना उसी जो हल्का अहबाब है जिनकी वजह से उनको वो कलमदान मिला, तो उनकी भी ज़्यादा तवज्जो उसी तरफ रही और उन्होंने पार्टी में एडजस्ट होने की कोशिश नहीं की। जब इसमें पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पीटीवी के हवाले से ही फवाद चौधरी का मसला बना और उसके बाद वो फिर मुस्ताफी हो गए। पीटीवी में नए एमडी की तैनाती के लिए एक साहब का इंटरव्यू हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुए, जिनमें शॉर्ट लिस्टेड हुए तो उसमें एक साहब थे जिनका नाम अहमद जव्वाद है। वो अभी भी तहरीक इंसाफ में हैं। उनको एमडीपीटीवी के लिए उनका इंटरव्यू हुआ, वजारत इत्तलात में एक ऑफिसर ने उनका इंटरव्यू भी लिया। हमने ये देखा कि उनको एमडीपीटीवी नहीं लगाया गया, हालांकि वो वजीर आजम के दोस्त थे, वो तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल के बानी थे। उसके बाद वो बना के उसको बाहर चले गए, फिर आ गए और अब उनको फिर तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अपनी पार्टी का लगाया, लेकिन मैडम फिरदौस आशिक रहमान ने उनको पीटीवी का सरबराह, पीटीवी का एमपीटीवी का एमडी नहीं लगाया। और फिर उसके बाद एक कोई किसी सेल साहब थे जो कि लम्स के पढ़े हुए हैं, वो आजकल एमडी हैं, बड़े खैर का तालीम याफ्ता शख्सियत है उनकी, और मैं उसको ऐसा मवाजना नहीं कर रहा हूँ आपके अहमद जवाद नहीं है, अहमद जवाद भी बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन मैडम फिरदौस आशिक रहमान ने जवाद को एमडी पीटीवी नहीं लगाया। जिसके बाद लाजमी सी बात है कि पार्टी में भी ये बात हुई कि यार ये तो पुराना आदमी है जवाद, इसकी जगह आप एक बाहर से आप किसी को ले आए हैं, तो ये सारे मामला भी चलते रहे।